नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुनः उपस्थित हूं मैं आपके लिए एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। कल एक बहुत अच्छे टॉपिक पे हमने आपसे वार्तालाप किया। आज भी एक उससे अधिक सुदृढ़ और समाज में जो इस समय कुरीति का रूप ले चुका है विषय, उसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा इतनी अच्छी होगी तो मैं समस्त अपने जो भी प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं, मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, मेरे समाज के सैद्धांत और आम आवाम है जो केवल प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव को अपने साथ समाहित रखना चाहती है, मैं उस समस्त जनों से विनम्र अनुग्रह करता हूं कि जो इस वीडियो को देख रहे हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने जुलने वाले इष्ट मित्रों को सबको शेयर करके उसे भी सब्सक्राइब कराने का कष्ट करें। विषय पे आता हूं। विषय समाज में ऐसी कुरीति से है जो वर्तमान में किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, किसी भी अग्रसारित व्यक्ति जो एक इस समय अपनी छवि को निखारने के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से संपन्नता की तरफ बढ़ रहा हो, उसको लालछन लगाने के लिए कुछ ऐसे समाज में कुदृष्टा हैं, समाज के जो निकृष्ट व्यक्ति हैं, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। बहनों से, बेटियों से और जो भी स्त्रियां होती हैं उनमें इस तरह के केसेस उन पे लगा देते हैं। 376 का हो, 354 का हो, 377 का हो, ऐसे केसेस उन पे लगा देते हैं कि जो उन्होंने कोई अपराध कारित ही नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। तो इन मामलों से हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं अपना, इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। बाय द वे मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक केस अभी मेरे पास में एक आया। उस महिला ने अपने नाम के बाद में चौहान लगा के रखा था। कोई व्यक्ति वो हॉस्पिटल में अपने इलाज कराने गई अपने पिता का, और उस हॉस्पिटल में एक फार्मासिस्ट का काम करता था व्यक्ति, उसके टच में वो कैसे आई और आने के बाद में उसके नजदीक पहुंच गई, उससे जो भी धन, जो भी लूटना था वो लूट लिया, और लूटने के बाद में उसमें फिर एक मुकदमा दर्ज कराती है 376, 377 का। 376 वगैरह से उस पे जब दर्ज होता है, पुलिस उसे पकड़ के अंदर बंद कर देती है। लेकिन जब उसका वो केस मैं जब कारागार गया, जेल में गया, और मेरे सामने जब वो आया, तो मैंने उस बंद अभियुक्त से उससे चर्चा किया, उससे सारे पहलुओं पे उससे बातचीत की और उससे पूछा आखिर वास्तविक सच्चाई क्या है। उसने जब मुझे बताया, मैंने उसका पूरा रैकी किया और उसका पूरा जो मैंने हिस्ट्री निकाला उस लड़की का, तो उसका हिस्ट्री ऐसा था, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देने वाला था। क्या आश्चर्यचकित कर देने वाला था? उस लड़की ने चौहान जो लगाती थी, धर्म परिवर्तन करके किसी दूसरे एक साहिब नाम के व्यक्ति से मुस्लिम कम्युनिटी में धर्म पर कन्वर्ट करके अपना वहां उससे शादी रचा ली थी। उसे निकाह हो गया था, काजी ने उसका निकाह किया था, तो उसकी एक शादी वहां हो गई। और उस शादी के बाद में उसने उस पे भी 376 का, 323, 504, 506 का ये मुकदमे वहां भी उस पे भी फाइल कर दिया। उससे भी पैसा लिया और पैसा लेने के बाद में उससे समझौतानामा हो गया। तो वहां एक दरोगा जी थे जो मुस्लिम कम्युनिटी से थे, नूर मोहम्मद नाम है संभवतः उनका। तो उस दरोगा जी ने जो जांच किया उस विवेचना में, तो उन्होंने सीजेएम साहब के यहां उस चार्जशीट उसमें एफआईआर के साथ में एक अपना प्रार्थना पत्र दिया कि साहब ये पूरी घटना जो गलत पाई गई है, झूठी पाई गई है, और इस लड़की ने भी स्वयं ये कबूला फिर 164 के बयान में अपने में कि मुझसे गलती हुई है, मुझे एफआईआर नहीं करानी थी, मैं किसी दूसरे भिन्न लोगों के कहने बहकावे में आकर के मैंने एफआईआर करा दिया। तो उसने तो एफआईआर करा दिया, लेकिन उसकी जो छवि थी वो धूमिल हो गई। तो उन्होंने 182 की कार्रवाई के लिए उस लड़की पर यहां याचना की, और वो याचना एज इट इज अभी पेंडिंग में पड़ी हुई थी, तो मैंने उसका भी डिटेल सब सर्टिफाई कॉपियां ले ली। उसके बाद में एक तनसिंह नाम का व्यक्ति था, खुर्जा का ही रहने वाला था, वो भी उधर की साइड का। फिर उस पर एक एफआईआर इसने ऐसे ही लॉन्च कराया, उसमें 354 भी इत्यादि लगाया, 376, 511 इत्यादि, और लास्ट में उससे भी पैसा लिया और उसने भी वहां भी एफआईआर लगा दी गई। इसके और भी केस मैंने डिटेल निकाले।
तो सारे डेटों का मेरा कहने का केवल अभिप्राय ये निकला कि उस लड़की ने जिस व्यक्ति को अंदर वर्तमान में इस समय जेल में था, कारागार में अभी है, उस पे उसकी जीवन को बर्बाद कर दिया और केवल लालच क्या था, उसको वसीभूत थी पैसे की। तो उसकी तो सामाजिक यश, कीर्ति, वैभव, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा सब समाप्त हो गया। तो विषय आता है कि उसको फिर कैसे हम लोग बचाव करें अपना। जो सामाजिक क्षति होनी थी वो तो हो गई, वापस नहीं आएगी, लेकिन इसको हम बचाव कैसे करें। तो ये ऐसे केसेस की इस समय भरमार है, पूरे गैंग के गैंग चल रहे हैं। तो मैं समस्त जनों से विनम्र अनुग्रह करता हूं कि इन गैंगों से बच के रहें, इनकी छानबीन करें, इनकी खोजबीन करें। अब विषय आता है, ये तो जनरल सामाजिक बात विषय का। अब लीगल वे में क्या आते हैं, तो लीगल वे में है कि यदि आपके पे कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसा महिला आरोप लगा देती है, तो सबसे पहले कोई भी संबंध किसी का भी हो, वो चाहे माता का और पिता बेटा का हो, तो माता का और बेटे का भी 9 महीने बाद में ही एक दूसरे को आलिंगन हो पाता है। 9 महीने तक मां पालती है, तो कुछ समय की अवधि लगती है, उसके बीच की जो दूरी होती है। तो यदि हम भी किसी से आपसे हम संबंध बनाते हैं, संबंध स्थापित होता है, और वो संबंध जब शारीरिक संबंध तक पहुंचता है, तो उसमें भी कुछ समय लगता है, उसमें भी आपसी वार्तालाप बहुत लंबे समय तक होती है। ऐसा कुछ नहीं कि डायरेक्ट ही रिलेशन हो गया। तो वो जो बीच की वार्तालाप है, तो मैं उन समस्त जनों से कहूंगा, यदि किसी को ऐसी लत है, पहली बात तो कोशिश करें कि इन लतों से बचे, और यदि किसी को ऐसी लत है तो उससे मेरा विनम्र केवल अनुग्रह है, उससे विनम्र अनुरोध है कि वो समस्त चैटों को, जो भी वार्तालाप मोबाइल से इत्यादि से हो रही है, कोई चिट्ठी पत्री इत्यादि से विषय है, कोई बैंकिंग प्रणाली का है, खाते इत्यादि में पेमेंट देने का है, तो उसे अपने पास में वो रिजर्व रखे, तो उसे रिजर्व रखे। और रिजर्व अगर वो रहेगा तो उसे एविडेंस के तौर पे उसे प्रयोग किया जा सकता है। आप पे केस लगा, और केस लगने के बाद पुलिस स्टेशन से फोन आता है, तो पुलिस स्टेशन के फोन आने के बाद आप तुरंत चले गए, तो निश्चित रूप से आप लोग नुकसान में चले जाएंगे, क्योंकि पुलिस आपसे नहीं पूछेगी कि सच्चाई क्या है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि उसे पूछना चाहिए वास्तविकता क्या है। पहले ऐसे केसों में इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, जांच होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया अमल में लाई जानी चाहिए, लेकिन पुलिस आपको बंद कर देगी। तो आप जो साक्ष्य देना चाहते थे बाहर रह करके स्वतंत्रता के साथ में, वो नहीं दे पाएंगे, आप अंदर चले जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले वहां ना जाकर के पहले एविडेंस कलेक्ट कीजिए। एविडेंस कलेक्ट करके आप सीधे सेक्शन 438 सीआरपीसी में आइए, बताइए उनको, साहब ये मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है, मुझे या संबंधित थाने से मुझे फोन आया है, मुझे फोर्स किया जा रहा है, अरेस्ट कर सकती है मुझे पुलिस, और अमुक अमुक ये मामला है मेरा, और ये मेरे पास में साक्ष्य है, मेरा संबंध आज से नहीं वर्षों से चलता चला आ रहा है, मुझे इतना लूटा है इसने। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सेक्शन 438 सीआरपीसी में संबंधित जनपद न्यायाधीश महोदय उसे बेल आउट करेंगे। वहां से यदि नहीं होता है तो हम लोग सेक्शन 438 में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और उच्च न्यायालय जा सकते हैं, वहां भी हम प्रेयर यही करेंगे, तो निश्चित रूप से वहां से हमें बेल आउट हम हो जाएंगे। तदुपरांत हम लोगों को संबंधित थाना में जहां से टेलीफोन आया वहां जाना चाहिए, और पूरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को शरीक रह करके साक्ष्य इत्यादि के द्वारा पुलिस को अवगत कराया देना चाहिए। ऐसा विषय है। सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, खैर वो अलग विषय रहा। अब एक विषय यह है, यदि हम पे एफआईआर दर्ज हो गया है तो उस एफआईआर की सर्टिफाई कॉपी लेकर के, सर्टिफाई कॉपी लिए संबंधित कोर्ट से, जहां थाना वो कोर्ट में लगता है वहां से कॉपी लें। उस सर्टिफाई कॉपी को लेकर के सीधे हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी में जा सकते हैं एफआईआर क्वेश के लिए, और समस्त जितने भी प्रमाण हैं आपके पास में, साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उन्हें सभी दाखिल हमको निश्चित रूप से वहां करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपनी मान, मर्यादा, यश, कीर्ति, वैभव को कुछ हद तक बचाते हुए निश्चित रूप से हम न्याय की प्रणाली में अपने आप को शरीक कर सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं। इसी क्रम में मेरा एक और लास्ट मोमेंट का ये विषय है। एक ये है कि यदि हमारे साथ में एफआईआर क्वेश हो गई, तो एफआईआर क्वेश हो गई, या हमको ये माना ऑनरेबल कोर्ट ने कि कोई अपराध कारित नहीं हुआ है, तो बेल में वो उल्लिखित होगा उसका विषय, तो फिर हम उसके अगेंस्ट सेक्शन 500 में फाइल कर सकते हैं, 500 सीआरपीसी में जा सकते हैं। सेक्शन 500 में उसको सीधे हम तलब करा सकते हैं माननीय न्यायालय से में, और कंपनसेशन मांग सकते हैं उससे, हम मानहानि का सूट फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया 182 के खिलाफ कार्रवाई, 182 कार्रवाई हो उसके खिलाफ,
182 कार्रवाई के लिए भी हम लोग सीआरपीसी में जा सकते हैं, वहां पे वहां संबंधित ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ, महोदय के यहाँ पे, कि मेरे खिलाफ मेरी झूठी शिकायत इसने किया है, इसके खिलाफ 182 झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए एफआईआर दर्ज कराई जाए। तो ऐसी प्रक्रिया मैंने आपको आज सरलता से बताने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से मेरा मानना होगा सब आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अब मेरा एक अंतिम संदेश है, इस संदेश के बाद मैं अपनी वार्तालाप को विराम दूंगा। संदेश ये है कि गर्मी बहुत तेज है, इस गर्मी में निश्चित रूप से बचियाव रखिए, कोशिश कीजिए सर को ढक के रखें। जिन लोगों के पास ऐसे संसाधन नहीं है वो कोशिश करें धूप में कम जाएं, बाहर कम निकलें, और अगर निकलना भी पड़े तो केवल सर को ढक के निकलें, और अधिकांश से भोजन कम करें, लिक्विड का प्रयोग ज्यादा करें, पानी अधिक पीते रहें, स्वस्थ बने रहेंगे। स्वस्थ मन और मस्तिष्क में स्वस्थ चित्त का निवास होता है तो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, और अदालत में जाकर के अच्छे से किसी भी केस की तैयारी के साथ में आप लोग वहां पैरवी कर सकते हैं, और अपने जो भी आपका पक्षकार है उसकी विजय हासिल कराने में आप अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।